हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, इमॉर्टल और मोस्टस क्लैन के लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि डीमन क्लैन के एंसेस्टर ज़ू ने टियानजी येलो पैलेस के ऊपर कब्जा कर लिया है, जबकि एंसेस्टर ज़ू तो सिर्फ वहाँ पे चाय पीने के लिए गए थे। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। और इस एपिसोड की शुरुआत में हमें इमॉर्टल क्लैन के मेन हल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक वॉरियर आकर अपने लीडर को बताता है कि डीमन क्लैन ने टियानजी येलो पैलेस के ऊपर कब्जा कर लिया है। जिसपे वो लीडर अपने उस वॉरियर से सवाल करते हुए पूछता है कि तुम इतने ज्यादा श्योर कैसे हो कि डीमन क्लैन ने वाकई टियानजी येलो पैलेस के ऊपर कब्जा कर लिया है। जिसपे वो वॉरियर अपने लीडर को जवाब देते हुए बताता है कि मैं अपनी इमॉर्टल आर्मी को ले जाकर 6 बार से भी ज्यादा चेक कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक भी डीमन क्लैन का वो एंसेस्टर भाई नहीं आया, जिसको टियानजी येलो पैलेस के अंदर गए हुए 10 घंटे से भी ज्यादा का समय गुजर चुका है। और वहाँ पे लोगों का तो ये भी कहना है कि वो एंसेस्टर टियानजी येलो पैलेस की ओनर से मिलने के लिए आखिरी फ्लोर के ऊपर गया हुआ है और तब से लेकर अब तक वो वहीं पे मौजूद है। और डीमन क्लैन की तरफ से एक और न्यूज बहुत ही तेजी से फैल रही है, जिसपे वो लीडर भी चौंकते हुए उससे पूछता है कि कौन सी न्यूज, जिसपे वो वॉरियर अपने लीडर को जवाब देते हुए बताता है डीमन क्लैन का कहना है कि सबसे पहले इमॉर्टल क्लैन ने ही तीनों क्लैन्स के बीच के पाथ को तोड़ा था और उन लोगों ने जबरदस्ती टियानजी येलो पैलेस के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था। लेकिन अब हमारी बारी है, हम लोग टियानजी येलो पैलेस के ऊपर कब्जा करते हुए इमॉर्टल क्लैन से अपना बदला लेंगे। अपने वॉरियर की ये बात सुनकर उस लीडर को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इवन गुस्से की वजह से वहाँ पे उसको और भी रिलीज होने लगा था और वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि ये सब झूठ है, हमारे इमॉर्टल क्लैन ने कभी भी टियानजी येलो पैलेस के ऊपर कब्जा नहीं किया था। ये तो बस अब डीमन क्लैन मौके का फायदा उठाते हुए हमारे खिलाफ बातें बना रहा है ताकि उन लोगों को टियानजी येलो पैलेस के ऊपर कब्जा करने का कोई रीजन मिल जाए। अपने लीडर की ये बात सुनकर वो वॉरियर वहाँ पे थोड़ा डरते हुए अपने लीडर से कहता है मास्टर, ये मैटर अब धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है और अगर ये सब इसी तरह से चलता रहा तो बहुत जल्द एक बार फिर से पहले की तरह तीनों इमॉर्टल, डीमन और मोस्टस क्लैन के बीच में जंग स्टार्ट हो जाएगी। और इस सब का अंत कितना ज्यादा भयानक होगा ये मुझे आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए क्यों ना हम लोग इस मैटर को सुलझाने के लिए उस पर्सन के साथ बात करें जिसने एक बार पहले भी इस जंग को रोका था। पर अभी बेचारा वो वॉरियर वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक वहाँ पे उस लीडर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और अचानक उसने अपनी पावर का यूज करके उस वॉरियर के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ से उठाकर पीछे फेंक दिया था। और वो गुस्से से चलाते हुए अपने उस वॉरियर से कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उनके बारे में सोचने की भी, और क्या तुम पागल हो गए हो कि मैं इस मामूली से काम के लिए उनकी मदद लूं? और तुम्हें क्या लगता है कि अगर हमने उनकी मदद ली तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा? अपने लीडर की ये बात सुनकर वो वॉरियर भी वहाँ पे सोच में पड़ गया था। अब ये लोग यहाँ पे किस पर्सन के बारे में बात कर रहे थे ये तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। खैर उसके बाद वो इमॉर्टल मास्टर वहाँ पे अपने वॉरियर को ऑर्डर देते हुए कहता है कि मेरे ऑर्डर्स इमॉर्टल आर्मी तक पहुंचा दो, उन सभी से बोलो कि वो जितना जल्दी हो सके टियानजी येलो पैलेस को जाकर चारों तरफ से खेल लें और उसी के साथ साथ हमारे इमॉर्टल क्लैन के टॉप किलर्स को भी ऑर्डर दे दो कि वो लोग हमारी इमॉर्टल आर्मी के पीछे छुपे रहेंगे और अगर कोई भी डीमन क्लैन आगे बढ़ते हुए हमारी इमॉर्टल आर्मी को रोकने की कोशिश करे तो उसे वहीं के वहीं खत्म कर देना। इससे डीमन क्लैन को भी पता चल जाएगा कि हमारे इमॉर्टल क्लैन ऐसे ही हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठने वाला। ये जंग डीमन क्लैन ने स्टार्ट की है तो अब ये जंग खत्म भी डीमन क्लैन के अंत से ही होगी। अपने लीडर की ये बात सुनकर वो वॉरियर भी वहाँ पे अपनी आर्मी को ऑर्डर्स देने के लिए वहाँ से निकल गया था, जिसके जाते ही वो लीडर वहाँ पे परेशान होते हुए खुद से ही कहता है तो फाइनली एक बार फिर से बहुत बड़ी जंग होने वाली है और मुझे लगता है इस बार की जंग पिछली बार की जंग से भी बहुत ज्यादा बड़ी होगी। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को स्टोरी समझने में कंफ्यूजिंग हो रही है, तो मैं आपको यहाँ पे आसान लफ्जों में स्टोरी समझा देता हूँ। तो असल में 3rd, 4th और 5th मरीडियंस, इन तीनों मरीडियंस को मर्ज करते हुए एक ही मरीडियन में कन्वर्ट किया गया है। इन तीनों मरीडियंस में अलग अलग क्लैन्स रहते थे जिनमें मोस्टस क्लैन, डीमन क्लैन और इमॉर्टल क्लैन के लोग शामिल हैं और इन तीनों क्लैन्स को एक साथ जोड़ता था टियानजी येलो पैलेस, जिसके अंदर एक हेवनली सेक्रेट ट्री था। उस टियानजी येलो पैलेस को अपने कब्जे में लेने के लिए हमेशा से ही इन तीनों क्लैन्स के बीच में जंग चलते हुए आ रही है, लेकिन पिछले कुछ हजारों सालों से इमॉर्टल क्लैन का पलड़ा भारी था और इमॉर्टल क्लैन के लोग बहुत ही तेजी से डीमन और मोस्टस क्लैन के लोगों को मार रहे थे। इवन मोस्टस और डीमन क्लैन के लोगों से तो वो माइनिंग भी करवाते थे, लेकिन जब से एंसेस्टर ज़ू ने आकर वंग लू डीमन क्लैन को बचाया तब से इमॉर्टल क्लैन को लगने लगा है कि डीमन क्लैन बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका है। और जब एंसेस्टर ज़ू चाय पीने के लिए टियानजी येलो पैलेस के अंदर गए थे तब इमॉर्टल क्लैन ने ये समझ लिया था कि कहीं डीमन क्लैन ने टियानजी येलो पैलेस के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया है। मुझे उम्मीद है अब आपको स्टोरी समझ आ गई होगी। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है और असल में ये वही जंगल था जो कि इमॉर्टल और डीमन क्लैन की मरीडियंस को आपस में जोड़ता था। वहाँ पे हम इमॉर्टल क्लैन के कुछ कल्टीवेटर्स को देखते हैं जो कि अपने लीडर के ऑर्डर के मुताबिक टियानजी येलो पैलेस की तरफ ही बढ़ रहे थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लोग जिस मैजिकल वेपन की मदद से उड़ते हुए वहाँ से आगे बढ़ रहे थे अचानक ही वहाँ पे उनके मैजिकल वेपन्स के ऊपर अटैक होता है, जिसकी वजह से वो सभी इमॉर्टल कल्टीवेटर्स वहाँ पे नीचे आ गिरे थे और तभी देखते ही देखते वहाँ पे कुछ डीमन कल्टीवेटर्स भी आ गए थे, जिन्हें देखकर वो इमॉर्टल कल्टीवेटर्स भी वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो गए थे। और उन इमॉर्टल कल्टीवेटर्स का लीडर जिसका नाम मास्टर वू था वो डीमन क्लैन के कल्टीवेटर से कहता है हम लोग बस यहाँ से गुजर रहे थे तो फिर तुम लोगों ने हमारे ऊपर इस तरह से अटैक क्यों किया? तुम लोग वैसे भी तो हम लोगों को रोकते हुए इसके बारे में पूछ सकते थे। जिसपे डीमन क्लैन का वो कल्टीवेटर अपनी शॉर्ट बाहर निकालकर उन्हें इमॉर्टल कल्टीवेटर्स की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है तुम सभी लोग एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेते हो, लेकिन तुम लोगों को क्या वाकई ये लगता है कि तुम लोग हमारे डीमन क्लैन को आसानी से बेवकूफ बना लोगे? हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम इमॉर्टल क्लैन के कुत्ते यहाँ पे क्यों आए हो। मैं जानता हूँ तुम लोगों को अपने मास्टर की तरफ से ऑर्डर्स मिले हैं टियानजी येलो पैलेस को चारों तरफ से घेरने के लिए, लेकिन मैं भी देखता हूँ कि तुम में से कौन यहाँ से आगे बढ़ पाता है और वैसे भी तुम्हारे जैसे कुत्तों के साथ खेले हुए में बहुत ज्यादा समय गुजर चुका है, तो आज तुम लोगों के
साथ यहाँ पे खेलकर वाकई बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। क्यों साथियों, मैंने ठीक कहा ना? आपने उस लीडर की ये बात सुनकर बाकी सभी डीमन कल्टीवेटर्स भी वहाँ पे उनका मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगे थे, जो देखकर इमोर्टल क्लैन का मास्टर वो गुस्से से उन लोगों से कहता है, तो इसका मतलब है कि हमारा शक सही था। तुम लोग टियान येलो पैलेस के ऊपर कब्जा करने के लिए पिछले काफी लंबे अरसे से प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन याद रखना मेरे इमोर्टल क्लैन ऐसा कभी भी नहीं होने देगा। जिसपे वो डीमन कल्टीवेटर वहाँ पे मास्टर वू से कुछ कह पाता उससे पहले ही अचानक वहाँ पे एक और इमोर्टल मास्टर की एंट्री होती है, जो कि इतना ज्यादा ताकतवर था कि उसने वहाँ पे से पलक झपकते ही डीमन मास्टर के साथ आए हुए उसके सभी कल्टीवेटर्स को वहाँ पे एक झटके में हरा दिया था। ये देखकर उस डीमन मास्टर को भी वहाँ पे एक झटका लगता है और तभी वहाँ पे उसी मास्टर की आवाज गूंजती है जिसने उन सभी इमोर्टल कल्टीवेटर्स को मारा था। वो वहाँ पे डीमन मास्टर का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तो तुम अपनी इस कमजोर सी आर्मी से हमें रोकने वाले थे। मुझे तो लगा था कि मुझे यहाँ पे तुम डीमंस के साथ फाइट करने में थोड़ा बहुत मजा आएगा, लेकिन तुम सभी लोग तो बहुत ही ज्यादा कमजोर निकले। इवन तुम लोग तो मेरी सोर्ड के एक अटैक को भी नहीं रोक पाए। और ये कहकर वो इमोर्टल मास्टर अचानक वहाँ पे सीरियस होकर डीमन मास्टर से सवाल करते हुए पूछता है, तो अब चुपचाप मेरे सवाल का जवाब दो। टियान येलो पैलेस के साथ तुम लोग कौन सी डील करने वाले हो? जिसपे वो डीमन मास्टर वहाँ पे उसे कोई जवाब देने के बजाय उल्टा वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम लोगों के पिछले इतने सालों से टियान येलो पैलेस के साथ कौन सी डील चल रही थी? उस डीमन मास्टर की ये बात सुनकर वो इमोर्टल मास्टर गुस्से से चलाते हुए उससे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप वो बताओ जो मैंने तुमसे पूछा है। लेकिन हम देखते हैं कि वो डीमन मास्टर उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता और इसी बीच उस इमोर्टल मास्टर की नजर भी वहाँ पे डीमन मास्टर के ऊपर पड़ती है, जहाँ उस डीमन मास्टर ने मैजिकल आर्मर भी अपनी बॉडी में लगाया हुआ था, जो देखकर वो इमोर्टल मास्टर वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है, ओ तो अब मुझे समझ आ रही है कि तुम यहाँ पे इतनी बहादुरी से मेरे सामने जबान कैसे चला रहे हो, क्योंकि तुमने इस मैजिक आर्मर को पहना हुआ है। और अभी वो इमोर्टल मास्टर वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं डीमन क्लैन के बाकी सभी डीमन कल्टीवेटर्स भी वहाँ पे एक एक करके उठने लगे थे और उसी के साथ डीमन मास्टर वहाँ पे इमोर्टल मास्टर को धमकी देते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि हमारे डीमन क्लैन के पास बस इतने ही डीमन वॉरियर्स हैं? अभी तुमने हमारी डीमन क्लैन की पावर को देखा ही कहाँ है। और उस डीमन मास्टर के ऐसा कहते ही वहाँ पे एक एक करके काफी सारे डीमन कल्टीवेटर्स आने लगे थे, जो देखकर उस इमोर्टल मास्टर को भी वहाँ पे एक झटका लगता है, क्योंकि ये उसने भी नहीं सोचा था कि डीमन क्लैन के लोग यहाँ पे इतना बड़ा प्लान करके आए होंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि परेशान होने की बजाय अचानक वहाँ पे उस इमोर्टल मास्टर के फेस के ऊपर एक स्माइल आ गई थी और वो स्माइल करते हुए डीमन मास्टर से कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं यहाँ पे बस अकेले तुम लोगों के साथ फाइट करने के लिए आया हूँ? और इस इमोर्टल मास्टर के ऐसा कहते ही आपकी बार वहाँ पे एक एक करके इमोर्टल आर्मी आने लगी थी और इस तरह वहाँ पे दोनों क्लैंस की आर्मीज आमने सामने आ गई थी और दोनों तरफ के ही लोग वहाँ पे बहुत ही गुस्से से एक दूसरे को घूर रहे थे। और तभी दोनों तरफ के ही मास्टर्स अपनी अपनी आर्मी को आदेश देते हुए कहते हैं, इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए, सभी को खत्म कर दो। और ये कहकर दोनों तरफ के ही लोग वहाँ पे एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ गए थे। और जैसे वो दोनों आर्मीज वहाँ पे आपस में टकराती हैं, तो वहाँ पे छोटे छोटे काफी सारे ब्लास्ट होने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे जंगल में कोई भूकंप आया हुआ है। लेकिन वो इमोर्टल और डीमन कल्टीवेटर्स थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो सभी लोग बस वहाँ पे एक दूसरे को काटे जा रहे थे। अब ये जंग वहाँ पे किसी एक आर्मी के खत्म होने से ही रुकने वाली थी। और तभी हमें जंगल में दूर कहीं एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पे हो रहे छोटे छोटे ब्लास्ट को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था। और देखते ही देखते वो पर्सन वहाँ पे टेलीपोर्ट होते हुए एक झटके में वहाँ पे पहुंच गया था, जहाँ पे इमोर्टल्स और डीमंस के बीच में जंग छिड़ी हुई थी। और हम देखते हैं कि जैसे वो पर्सन वहाँ पे पहुंचता है तो वहाँ का पूरा टाइम ही रुक गया था। और वो पर्सन वहाँ पे चाहे कोई डीमन हो या इमोर्टल, उन सभी की पावर्स को ऑब्जर्व करते हुए उन सभी को वहाँ पे खत्म करने लगा था। और उन सभी की पावर्स को वहाँ पे ऑब्जर्व करने के बाद एक ब्लास्ट करते हुए उन सभी को वहाँ पे खत्म कर दिया था, जिसकी वजह से वो सभी इमोर्टल और डीमन कल्टीवेटर्स उड़ते हुए वहाँ से नीचे आ गिरे थे। और ये सब करने में उस पर्सन को वहाँ पे 1 सेकंड से भी कम का समय लगा था। तभी वो पर्सन वहाँ पे कोल्ड टून में कहता है, मैं पिछले काफी लंबे अरसे से भूखा था और मुझे लगता है आज मेरी भूख कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोगों को मारते हुए उनकी पावर को ऑब्जर्व करने के बावजूद भी मेरी भूख अभी तक नहीं मिटी। लेकिन रुको रुको 1 सेकंड, वो कमाल की पावर क्या थी जिसने मुझे यहाँ पे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था? और ये कहते हुए उस पर्सन की नजर वहाँ पे नीचे पड़ती है, जहाँ पे इमोर्टल और डीमन कल्टीवेटर्स की लाशें पड़ी हुई थी, जिन्हें देखकर वो कहता है, मुझे इनमें से किसी एक को तो जिंदा छोड़ देना चाहिए था। अब मैं उस कमाल की पावर के बारे में किससे पूछूं? लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस पर्सन की नजर वहाँ पे एक डीमन कल्टीवेटर की बॉडी के ऊपर लगे हुए मैजिकल आर्मर के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर उस पर्सन की आंखों में एक चमक आ गई थी। और वो तुरंत ही वहाँ से टेलीपोर्ट होता हुआ सीधा वहाँ पे उस डीमन कल्टीवेटर की बॉडी के पास आ गया था, जहाँ वो उस डीमन कल्टीवेटर की बॉडी से उस मैजिकल आर्मर को अपने हाथ में लेते हुए कहता है, इसके अंदर तो मुझे इमोर्टल मैजिक महसूस हो रहा है और इमोर्टल मैजिक के साथ साथ इसके अंदर स्पेस मैजिक भी है। इसका मतलब है कि यही वो पावर है जिसने मुझे यहाँ पे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था। और ये कहकर वो पर्सन वहाँ पे उस मैजिकल आर्मर की पावर को ऑब्जर्व करने लगा था, जिसे ऑब्जर्व करते ही वहाँ पे उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी। और वो खुश होते हुए कहता है कि मुझे इसके ओरिजिन को ढूंढना ही होगा। और ये कहकर वो पर्सन वहाँ पे एक बार फिर से टेलीपोर्ट हो गया था और इस तरह उसने वहाँ पे सिर्फ एक ही झटके में इमोर्टल और डीमन कल्टीवेटर्स के बीच में छिड़ी हुई जंग को खत्म कर दिया था। हालांकि ये जंग खत्म करने के लिए उसने दोनों तरफ के लोगों को ही मार दिया था। ये तो वही बात हो गई, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें टियान येलो पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ अब एसेस्टर ज़ू को आए हुए काफी घंटे गुजर चुके थे और ज़ूमा भी दोबारा वहाँ पे एसेस्टर ज़ू के लिए चाय बना रही थी। वो चाय बनाते हुए एसेस्टर ज़ू से कहती है कि आज मैं चाय बनाने के लिए अपने हेमली सेक्रेटरी के साथ साथ स्पिरिचुअल वाटर का भी यूज कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये चाय पहली वाली चाय से भी ज्यादा पसंद आएगी। और ये कहकर ज़ूमा उन्हें वहाँ पे चाय का कप एसेस्टर ज़ू की तरफ बढ़ा दिया था, जिसे एसेस्टर ज़ू भी अपने हाथों में थामते हुए उस चाय के एक सिप लेते हैं। लेकिन अब की बार एसेस्टर ज़ू को वो चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, जिसकी वजह से वहाँ
पे एसेस्टर के फेस के ऊपर थोड़ा गुस्सा भी आ गया था, जो देखकर निंग्यू भी वहाँ पे एसेस्टर से सवाल करते हुए पूछते हैं, सिस्टर क्या हुआ, क्या इस टी में कुछ गड़बड़ है? जिस पे एसेस्टर वहाँ पे निंग्यू को जवाब देते हुए कहते हैं कि ये टी बाकी नॉर्मल टीज की तरह अच्छी है, लेकिन अब इसके अंदर पहले वाला जायका नहीं है। जिस पे निंग्यू के बजाय सुमा वहाँ पे चौंकते हुए कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, मैंने खुद अपने सेक्रेटरी की पत्ती को इसके अंदर डाला था। और ये कहकर जब सुमा पीछे मुड़कर अपने हेमली सेक्रेटरी की तरफ देखती है तो उसे वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसका वो हेमली सेक्रेटरी अब धीरे धीरे वहाँ पे सूखने लगा था। जिसे देखकर सुमा वहाँ पे परेशान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये सब मेरे ट्री के साथ क्या हो रहा है। वहीं एसेस्टर जो कि वहाँ पे उस हेमली ट्री को बहुत ही गौर से देख रहे थे, वो कॉल्टून में कहते हैं, तो ये ट्री उस छोटे से वर्ल्ड में जाने का रास्ता है, इसलिए तुम इस पेड़ को किसी को भी नहीं बेचना चाहती थी। एसेस्टर की ये बात सुनकर सुमा को वहाँ पे एक बार फिर से झटका लगता है और वो थोड़ा सैड होते हुए वहाँ पे एसेस्टर से कहती है, ओ तो आपको इस बारे में पता लग ही गया। अब बेचारी सुमा कहाँ जानती थी कि एसेस्टर की नजरों से कोई भी चीज छुपी नहीं रह सकती। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें टियानजेलो पैलेस के फर्स्ट फ्लोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लड़की बहुत ही ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी, क्योंकि एसेस्टर को ऊपर गए हुए काफी ज्यादा समय गुजर चुका था और अभी तक वहाँ पे उनकी कोई भी खबर नहीं थी। इसलिए वो लड़की वहाँ पे परेशान होते हुए इधर उधर टहल रही थी, लेकिन उसकी परेशानी का सबसे बड़ा कारण था वो हेमली सेक्रेटरी, क्योंकि वो ट्री अब नीचे से भी धीरे धीरे सूखने लगा था। और जैसे सुमा वहाँ पे नीचे आती है तो वो लड़की भागकर सुमा के पास जाते हुए उससे बताती है कि हमारा सेक्रेटरी धीरे धीरे सूख रहा है। जिसपे सुमा वहाँ पे उस सेक्रेटरी की रक्षा करने के लिए उस लड़की का शुक्रिया अदा करती है और खुद परेशान होते हुए कहती है, ये पेड़ जो न जाने पिछले कितने हजारों सालों से तीनों क्लैंस के बीच की जंग को रोकते हुए आ रहा था, मुझे लगता है अब वो समय खत्म हो चुका है और अब एक बार फिर से तीनों क्लैंस के दरमियान जंग होने वाली है, जिसमें हमें डीमन क्लैन का साथ देना होगा, क्योंकि अगर अब की बार जंग होती है तो डीमन रेस पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और अगर हमारे ये हेमली सेक्रेटरी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया तो बाकी दोनों क्लैंस को लगेगा कि ये काम डीमन क्लैन ने किया है, इसलिए हमें कुछ भी करके डीमन क्लैन का साथ देना ही होगा। पर अभी सुमा वहाँ पे परेशान होते हुए ये सब कह ही रही थी कि तभी एसेस्टर भी वहाँ पे उसके पास आ जाते हैं, जो कि वहाँ पे उस हेमली सेक्रेटरी को बहुत ही गौर से देखने लगे थे। जिसे देखकर एसेस्टर सुमा उसे कहते हैं कि तुम्हें उस सब के बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, फिलहाल के लिए हमें उस छोटे से वर्ल्ड के अंदर जाना चाहिए। और ये कहकर एसेस्टर अचानक वहाँ पे सुमा को लेकर आगे बढ़ गए थे और उसी के साथ साथ वो अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल पावर भी वहाँ पे उस सेक्रेटरी के अंदर डाल देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे चारों तरफ इतनी ज्यादा रोशनी फैल गई थी कि वहाँ पे किसी को कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। और जब वो रोशनी वहाँ पे खत्म होती है तो हम निंग्यू को देखते हैं, जो कि एसेस्टर के पीछे पीछे वहाँ पे उस हेमली सेक्रेटरी की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही वो रोशनी वहाँ पे खत्म होती है तो वो उसी हेमली सेक्रेटरी के साथ टकराते हुए पीछे जा गिरी थी। और सेम हाल वहाँ पे उसके साथ वाली लड़की का भी था, जबकि एसेस्टर और सुमा तो वहाँ से गायब हो चुके थे, जो देखकर निंग्यू वहाँ पे सैड होते हुए कहते हैं कि आखिर इस हेमली सेक्रेटरी ने मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दिया। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें सेक्रेटरी के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ओल्ड मास्टर भी अपने कुछ लोगों के साथ मौजूद था, जो कि देखने से उसके डिसेबल्स लग रहे थे और वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे उन सभी की प्रैक्टिस करवा रहा था। तभी उन लोगों को भी वहाँ पे सेक्रेटरी के अंदर वही एनर्जी दिखाई देती है, जिसका यूज करते हुए एसेस्टर वहाँ पे सेक्रेटरी के अंदर आए थे। उस एनर्जी को देखते ही वो सभी के सभी लोग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। वो सभी वहाँ पे खुश होकर रोते हुए कहने लगे थे कि पूरे 20 साल हो गए हम लोग यहाँ पे कैद हैं, पर फाइनली अब हम लोग यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। वहीं अपने डिसेबल्स के साथ साथ वो ओल्ड मास्टर भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था और उसी के साथ साथ उन सभी को वहाँ पे ये भी लग रहा था कि जरूर तीनों क्लैंस के बीच की जंग खत्म हो गई होगी, इसलिए तो कोई यहाँ पे उन्हें आजाद करवाने के लिए आया है। तभी उस डिवाइन एनर्जी से एसेस्टर बाहर निकल कर आते हैं, जिन्होंने वहाँ पे अपने हाथों में सुमा को भी उठाया हुआ था। और सुमा को देखकर वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे खुश होते हुए कहता है कि ये तो हमारी मेयर है। जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ पे अपनी मेयर से मिलने के लिए आगे बढ़ने लगे थे, पर बेचारी सुमा तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा शर्मा रही थी, क्योंकि एसेस्टर ने उसे अपनी गोद में जो उठाया हुआ था, इसलिए वो वहाँ पे शर्माते हुए एसेस्टर से कहती है, एसेस्टर प्लीज मुझे नीचे उतार दीजिए, मैं कुछ कदम तो यहाँ पे चल ही सकती हूँ। सुमा की ये बात सुनकर एसेस्टर ने भी उसे वहाँ पे एक कोड लुक देते हुए नीचे उतार दिया था। लेकिन जैसे सुमा वहाँ पे नीचे उतरती है तो हम देखते हैं कि सुमा वहाँ पे अपनी रियल बॉडी में आने लगी थी। उसकी बैक पे उसकी फोक्स टेल और ऊपर डिमोनिक एयर्स भी निकल आए थे, जिन्हें देखकर वो खुद भी वहाँ पे चौंकते हुए कहती है कि मैं यहाँ पे अचानक ही खुद ब खुद ही अपनी रियल बॉडी में कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही हूँ। तभी वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे सुमा के पास आकर उसे सवाल करते हुए पूछता है कि आउटसाइड वर्ल्ड में तीनों क्लैंस के बीच की जंग खत्म हो गई है। जिसपे सुमा वहाँ पे ओल्ड मास्टर को जवाब देते हुए बताती है कि मैं यहाँ पे उस जंग के लिए नहीं आई, बल्कि अब की बात तो मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ क्योंकि हमारा ये हेवनली सेक्रेटरी बाहर से सूख रहा है और ऐसा पिछले हजारों सालों में आज तक नहीं हुआ। सुमा को यह बात सुनकर वहाँ पे ओल्ड मास्टर के साथ साथ उसके सभी डिसेबल्स को भी वहाँ पे एक झटका लगता है। उनमें से वहाँ पे किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उनके उस हेवनली सेक्रेटरी के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए वो सभी लोग वहाँ पे सुमा से उसके बारे में पूछने लगे थे। जिसपे सुमा भी वहाँ पे एसेस्टर की तरफ देखते हुए उन सभी को बताती है कि मुझे उस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन जिस तरह से वो वहाँ पे एसेस्टर को देख रही थी उसे वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि जैसे एसेस्टर को उसके बारे में जरूर पता होगा, इसलिए वहाँ पे सुमो के साथ साथ बाकी सभी लोग भी उम्मीद भरी नजर से एसेस्टर की तरफ देखने लगे थे। तभी वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे एसेस्टर से सवाल करते हुए पूछता है, मैं ये तो नहीं जानता कि आप कौन है, लेकिन प्लीज अगर आपको हमारे सेक्रेटरी के साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है उसके बारे में पता है तो हमें भी बताइए। जिसपे एसेस्टर उस जगह को वहाँ पे काफी गौर से देखकर उसे महसूस करते हुए कोल्टून में कहते हैं कि इस सब के पीछे सिर्फ एक ही वजह है और वो है कि यहाँ पे एक और गॉड अपीयर हुआ है। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि इस मरीडियन वाला गॉड कौन होगा? क्या वही पर्सन होगा जिसने डीमन और इमोर्टल आर्मी को खत्म किया था? कमेंट करके जरूर बताना।
जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।